नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में नायर द्वारा आयोजित AEE यानी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का सीट नंबर 5 दिखने वाले हैं। 5 नंबर सीट का ये पार्ट नंबर 3 होगा। अगर आप 2 भाग और नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले और 4 प्रश्न पत्र करा चुके हैं। अगर वो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी एस्टेब्लिशमेंट से और जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं आज वो डिस्कस करने वाले हैं। वही दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप AEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड बाय। संविधान की मूल संरचना को द्वारा बदला जा सकता है। तो संविधान को मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दिए गए विकल्पों में से कोई सही नहीं है। भारतीय संविधान के मूल ढांचे को संसद नहीं बदल सकती है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनुलंघनीय माना है। इसे मूल संरचना का सिद्धांत कहते हैं। कई एक बार प्रश्न पूछता है कि मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना कब हुई थी। तो मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना 24 अप्रैल 1973 को केशवा भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इबन बतूता अ 14th सेंचुरी ट्रेवल बाज फ्रॉम। 14वीं शताब्दी में इबन बतूता से आया था। तो इबन बतूता कहाँ से आया था? तो अफ्रीका से आया था। इबन बतूता के बारे में बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही पूछा जाता है कि इबन बतूता किसके शासनकाल में आया था। तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इनके द्वारा एक पुस्तक जो लिखा गया है रिहला बहुत बार बार पूछा गया है कि रिहला पुस्तक के लेखक कौन है। तो यही है इबन बतूता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है 14वीं शताब्दी में इबन बतूता कहाँ से आया था? तो अफ्रीका से आया था। अफ्रीका में कहाँ से? तो मोरक्को का। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है, डैश बाज द फर्स्ट मुगल एम्पेरर। पहला मुगल बादशाह कौन था? तो पहला मुगल बादशाह बाबर था। दूसरा मुगल बादशाह का तो दूसरे मुगल बादशाह जो हुमायूं थे। तीसरा अकबर हो गए, चौथा जहांगीर हो गए और 5वें शाहजहां थे। ये प्रश्न पूछा गया है कि बाबर के आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबर के आत्मकथा का नाम है तुजुक-ए-बाबरी। और दोस्तों, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में भी बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जैसे उनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे। जैसे पानीपत का युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ही लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी हारा था। वही दोस्तों 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें मेवाड़ के राणा सांगा को हराया था। वही 1528 ईस्वी में चंदेरी का भी युद्ध हुआ था बाबर के साथ ही, जो इसमें चंदेरी के युद्ध में आपका राजपूतों को हराया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3 जो युद्ध है बाबर से रिलेटेड कई एक बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बाबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, डैश रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर रीजन टाइटल अकबरनामा। तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो अकबरनामा के जो लेखक थे अब्दू फजल के द्वारा ही अकबरनामा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 5 नंबर प्रश्न है, मीराबाई बिकेम अ डिसिप्लिन ऑफ। मीराबाई की शिष्या बनी। मीराबाई किसकी शिष्या बनी थी? तो संत रैदास की बनी थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। मीराबाई के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे मीराबाई 1498 से लेकर के 1546 तक यानी 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कावित्री थी। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति को स्फुट पदों की रचना की थी। संत रैदास या रविदास उनके गुरु थे। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। तो जो मीराबाई का संबंध है कृष्ण भक्ति से संबंधित है और उनके जो गुरु थे संत रैदास थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 6 नंबर प्रश्न है, बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड एज हिज सक्सेसर। बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था? तो अपने भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। उसका नाम क्या था? गुरु अंगद उनका नाम था। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। गुरु नानक का
जो मृत्यु हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था, जबकि जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, नादिर शाह ने दिल्ली शहर को लूटा था। तो नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली शहर पर आक्रमण किया था। अब बहुत बार प्रश्न पूछता है कि नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो नादिर शाह जो है ईरान का शासक था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। 8 नंबर प्रश्न है, गोंड बेयर फाउंड इन स्टेट ऑफ। गोंड के राज्यों में पाए जाते हैं। तो गोंड जाति कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो गोंड जाति मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, ये तीनों राज्यों में गोंड जाति देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दिए गए सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी जीत हुई थी। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी जीत कब हुई थी? तो प्लासी की युद्ध में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। प्लासी के युद्ध जीतने के बाद में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य जमा लिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है, चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट द। चंपारण आंदोलन के खिलाफ था। तो किसके खिलाफ था? तो इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ था। चंपारण आंदोलन में बेसिकली क्या था कि ब्रिटिश सरकार नील बगवान मालिकों को दमनकारी ढांचे के खिलाफ यह आंदोलन अन्यायपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ था, जो किसानों को आर्थिक शोषण, जबरन श्रम और भयानक जीवन स्थितियों के जीने के लिए मजबूर करता था। इसका जो नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बिहार के चंपारण से ये जो मूवमेंट हुआ था, शुरुआत हुआ था। यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन था। ध्यान रखिएगा, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा का सहयोग मिला था और फाइनली ये सफल हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इन जम कल्टीवेशन इज नोन एज। झूम खेती बीज बोने की विधि को रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? तो ब्रॉडकास्टिंग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, फाउंडेड ब्रह्म सभा। ब्रह्म सभा की शुरुआत किसने किया था? तो ब्रह्म सभा का शुरुआत राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1828 ईस्वी में किया गया था। राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना द्वारा की गई थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। 14 नंबर प्रश्न है, डैश ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने नारा दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 15 नंबर प्रश्न है, 1905 में वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था। तो 1905 इसमें बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे थे। तो कब पहुंचे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वर्ष 1915 ईस्वी में पहुंचे थे। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने डैश खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसे अंग्रेजों ने उसी समय पारित किया था। तो क्या आह्वान किए थे? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ आह्वान किए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 अप्रैल 1929 को डैश केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, यानी बीके दत्त ने फेंके थे। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है, डैश को आधुनिक अर्थशास्त्र का संस्थापक पिता माना जाता है। तो अर्थशास्त्र का संस्थापक या पिता किसको माना जाता है? तो एडम स्मिथ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
डैश एक वर्ष में मापे गए देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी फाइनल वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 22 नंबर प्रश्न है, वे चीज़ें जो एक फर्म के पास है या एक फर्म दूसरे से दावा कर सकती है। तो ये क्या दावा कर सकती है? ये दावा एसेट्स पे कर सकती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने जून 1992 में डैश आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जैव विविधता के सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए। तो एक कहाँ किए थे? ये जो आपको किए थे ब्राज़ील में किए थे। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है, जैव विविधता के समृद्ध है। जैव विविधता किसके समृद्ध है? तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के समृद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द वाइंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी ऑफ द लैंड इज नोन एज। समुद्र से भूमि की ओर बहने वाली हवा के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? ये समुद्री हवा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। उसको सी ब्रीज भी बोलते हैं, समुद्री हवा। 26 में प्रश्न है, द लाई अबव द स्ट्रेटोस्फीयर विच एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। यानी सप्ताप मंडल के ऊपर स्थित है जो 80 किमी की ऊंचाई तक फैला हुआ है, वह कौन सा है? ये आपका जो है आपका मेसोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, मेसोस्फीयर। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश ट्रांसपेरेंट इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड ओपाक्यू टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यानी आने वाले सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है। क्या होता है? ये जो आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक आभासी बल है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण आभासी बल कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है 29 में प्रश्न, इन इनकमिंग सोलर रेडिएशन इन शॉर्ट वेव फ्रॉम। लघु तरंग के रूप में आने वाला सौर विकिरण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये आपका इंसोलेशन कहलाता है, इंसोलेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज अ सब्सटेंस टू अ हायर स्टेट ऑफ मैटर। किसी पदार्थ को उच्च अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये आपका गुप्त ऊष्मा कहलाता है, लैटेंट हीट कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है, डैश इज अ पैलेस ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ लोकेटेड एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑफ द अर्थ क्यूब। भूकंप के फोकस से कम दूरी पर स्थित पृथ्वी की सतह पर स्थित होता है। तो ये क्या स्थित होता है? तो एपी सेंटर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, एपी सेंटर 801। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 32 नंबर प्रश्न है, वेन और डिजीज कैरिंग माइक्रोब इंटर्स आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस डैश टू फाइट द इन्वेडर। जब एक रोगवाहक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर हमलावर से लड़ने के लिए पैदा करता है। तो क्या पैदा करता है? एंटीबॉडीज करता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, एंटीबॉडीज। नेक्स्ट है, ट्यूबरक्लोसिस इज काउजेड बाय। ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। क्षय रोग किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। 34 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड हेमोपैथी डे इज सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ। विश्व हेमोपैथी दिवस के महीने में मनाया जाता है। तो अप्रैल महीने में मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व हेमोपैथी दिवस मनाया जाता है। ये हेमोपैथी के संस्थापक हेनी मोन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 35 में प्रश्न है, डैश रीट के तहत अदालत निचली अदालत या किसी अन्य प्राधिकरण को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्च प्राधिकरण या अदालत
में स्थानांतरित करने का आदेश देती है। किसके अंतर्गत देती है? तो सर्टियोरारी के अंतर्गत देती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान औपचारिक रूप से डैश में संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है। तो किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 38वां प्रश्न है, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ईयर्स। उपराष्ट्रपति वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे बोर्ड द्वारा हिंदी में कविता लेखन के लिए दिया जाता है। तो हिंदी में कविता लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए डैश स्तर में हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है। तो कितने स्तर में निर्धारित है? तो 4 स्तर में निर्धारित है। कौन कौन? तो प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट है, राजभाषा नियम के अनुसार भारत को डैश वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। तो कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। यदि कर्मचारी ने मैट्रिक या समकक्ष या उच्चतर परीक्षा में से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ उत्तीर्ण किया है तो उसे होना माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तो हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है, राजभाषा नियम को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार किसके पास में है? तो केंद्र सरकार के पास में है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, राजभाषा नियम 1976 में नियम है। तो टोटल कितनी उसमें नियम है? तो राजभाषा नियम 1976 में कुल मिलाकर के 12 नियम है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। राजभाषा नियम की धारा के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 14 दस्तावेज अनिवार्य रूप से तैयार, जारी या निष्पादित किए जाने हैं। तो किस में चर्चा किया गया है? धारा 3 के 3 में चर्चा किया गया। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है, डैश दस्तावेज राजभाषा नियम 1963 की धारा 3 के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो जो अभ्यावेदन है इसमें शामिल नहीं है, जबकि समान आदेश यानी जनरल ऑर्डर्स, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति ये सभी शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति में डैश उप समितियाँ होती हैं। तो संसदीय राजभाषा समिति में कितनी उप समितियाँ होती हैं? तो इसमें कुल मिलाकर के 3 उप समितियाँ होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल वर्ष का होता है। तो कितने वर्ष का होता है? तो मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्दिष्ट किया गया है। तो किसमें निर्दिष्ट किया गया है? तो अनुच्छेद 351 में निर्दिष्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों को आमतौर पर हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होना माना जाएगा यदि उसमें कार्यरत कर्मचारी के प्रतिशत ने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो कितने प्रतिशत ज्ञान प्राप्त कर लिया है? तो अगर उनको 80% अगर नंबर ला दिए हैं तो उनको ऐसा माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाली प्रज्ञा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारी होगा। तो ये क्या होगा? तो हिंदी कार्यसाधक का ज्ञान रखने वाला होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसदीय राजभाषा समिति की डैश उप समितियाँ रेल कार्यालयों का निरीक्षण करती है। तो कौन करती है? तो दूसरी उप समिति करती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। 3 उप समिति होती है जिसमें दूसरी उप समिति जो है रेल कार्यालयों का निरीक्षण करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुल मिलाकर के 55 प्रश्न देखे। आगे के जो 35 प्रश्न हैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को उपलब्ध करवा देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।